पिटने के बाद आज जोश में आए बुल। सेंसेक्स 300 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी भी 7,800 के पार। बाजार की आगे की कैसे रहेगी चाल, इस पर बात करेंगे बाजार के दिग्गजों से बुलेटिन में आगे। काले धन के खुलासे पर वित्त मंत्रालय ने जारी की दूसरी बार सफाई। ब्लैक मनी बताने वालों के नाम गोपनीय रखने का दिया भरोसा। ई वॉलेट वर्चुअल कार्ड को भी माना जाएगा बैंक खाता। जो इस विंडो का प्रयोग नहीं करेगा और जिसके बाहर साधन है वो अपने लिए तकलीफ खरीद रहा है। इज बाइंग ट्रबल फॉर हिमसेल्फ। ब्लैक मनी रखने वालों को वित्त मंत्री का अल्टीमेटम। आवाज के साथ खास मुलाकात में कहा, चैन की नींद सोना चाहते हैं तो हाथ से न जाने दीजिए आखिरी मौका। मैट को लेकर चल रहे विवादों पर सरकार ने लगाया फुल स्टॉप। सीबीडीटी ने सर्कुलर जारी कर चल रहे मामलों को बंद करने का दिया निर्देश। टाटा सन्स लोगो टैक्स विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कंपनी ने महाराष्ट्र टैक्स विभाग के 300 करोड़ के नोटिस के खिलाफ खटखटाया दरवाजा। बिखर गया जनता परिवार, महागठबंधन से अलग हुए मुलायम। कहा, बिहार में सपा को 5 सीटें देकर किया अपमान। और आखिरकार इंद्राणी ने शीना की हत्या की बात कबूल की, लेकिन हत्या के मकसद का अब तक खुलासा नहीं। नमस्कार, ये है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी टॉप स्टोरीज। देश में सूखे ने फिर दी दस्तक। मौसम विभाग ने कहा, सामान्य से 12% कम हुई बारिश। 27 अगस्त से 2 सितंबर तक देश भर में सामान्य से 17% हुई कम बारिश। दशहरा, दीपावली और छठ के लिए विशेष तैयारी का प्रबंध किया गया है। छठ और दिवाली से पहले रेलवे की खास तैयारी। व्यस्त रूटों पर 130 स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में रेल राज्य मंत्री ने कहा, नहीं देना होगा ज्यादा किराया। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार उठा सकती है अहम कदम। सोलर पावर इक्विपमेंट बनाने वालों को मिल सकती है टैक्स में छूट। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और मर्सिडीज ने लॉन्च की अपनी सुपर लग्जरी कार AMG C63H। कीमत 1 करोड़ 30 लाख रुपए। विदेश में रखे काले धन के खुलासा के लिए दी गई विंडो को खत्म होने में अब 1 महीना से भी कम समय बचा है, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा लोग काले धन के खुलासे के लिए सामने नहीं आए हैं। लोग अभी भी काले धन के खुलासे से डर रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने इस मामले में और सफाई दी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, अब क्या सफाई आई है? देखिए, दरअसल जब सरकार ने पहली बार सफाई जारी की थी उसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे थे। उसके बाद अब वित्त मंत्रालय ने 27 सवालों का जवाब जारी किया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे, गंभीर मुद्दे उठाए गए थे, सरकार और इंडस्ट्री चैम्बर और चार्टर्ड अकाउंटेंट और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत में उन मुद्दों पर कोई ठोस सफाई नहीं आई है। पहली बात तो ये उन्होंने कहा था कि अगर काले धन के तहत हम खुलासा करते हैं काले धन का, तो हमारे नाम को आप गोपनीय रखेंगे, इसको कैसे आप गारंटी देते हैं। तो यहाँ पर फिर वही बातें कही गई है कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो प्रावधान है वही प्रावधान यहाँ पर लागू होंगे, लेकिन अलग से कोई गारंटी आपको हम नहीं दे सकते कि हम आपके नाम को गोपनीय रखेंगे। इनकम टैक्स एक्ट में जो गोपनीयता का प्रावधान है वही लागू होगा। यानी एक थोड़ी सी निराशा यहाँ पर लग सकती है स्टेक होल्डर्स को। दूसरी बात कि लोगों ने ये कहा था कि जो बैंक अकाउंट हमने विदेश में रखा है उसमें पैसा जमा किया, समय समय पर उससे पैसा निकाला, तो निकाले हुए पैसे को भी आप क्यों जोड़ रहे हैं उस कैलकुलेशन करने पर। तो वहां पर कोई सफाई नहीं आई है। यानी आप पैसा निकाल रहे हैं उसको भी सरकार जोड़ेगी, उस पर भी आपको टैक्स रहेगा। लेकिन जो 27 चीजें कही गई, सवालों के जवाब दिए गए हैं, उसमें महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही गई है कि जो भी काला धन का वहां पे होगा, अगर वो आप ई वॉलेट है या फिर आपका इस तरह के दूसरे इंस्ट्रूमेंट आपने रखे हैं तो भी बैंक अकाउंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, वो भी उसका भी खुलासा आपको करना पड़ेगा। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट में अगर किसी एक खाता धारक ने पैसा जमा किया तो एक ही खुलासा करे तो सही है, लेकिन अगर दोनों ने पैसा जमा किया तो दोनों को खुलासा करना पड़ेगा। अगर किसी एक शख्स का वहां पे बैंक खाता है, उस खाते से उसने अपने पत्नी को, बच्चे को या फिर पति को पैसे ट्रांसफर किया है, तो जो मूल खाता धारक है उसी को वहां पर खुलासा करना पड़ेगा कि हमारा पैसा वहां पे है और मैं अकाउंट का खुलासा कर रहा हूं। अगर विदेश में नौकरी करते वक्त आपको वहां से पैसे मिले,
पेंशन मिले, आप कुछ समय बाद भारत के इंडियन रेसिडेंट हो गए तो अब आपको यहाँ आने के बाद उस खाते का खुलासा करना पड़ेगा जो सब ब्याज मिला। इस तरह की तमाम सफाई यहाँ पे जारी की गई है। माना जा रही है अंतिम सफाई, इसके बाद किसी भी तरह की सफाई आने की संभावना नहीं है। और इस मामले पर अब और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जे सागर एसोसिएट्स के सुनील जैन। तो जैन साहब, सरकार ने एक बार फिर सफाई दी है। ये मांग की जा रही थी टैक्स एक्सपर्ट की तरफ से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से, कि सरकार कुछ चीजों को बताए, आगे आके कुछ सफाई दें ताकि समझ पाएं कि एक्चुअल प्रोसेस क्या होगी। तो अब जिन 27 बिंदुओं पर सफाई आई है, क्या ये काफी है? हाँ, देखिए, जिस तरह की मैंने इंट्रोडक्शन आपके यहाँ से सुनी है, मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दे पर सरकार ने सफाई दी है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप एक ओवरऑल थीम देखें इन सब क्लैरिफिकेशंस का, तो ये बात साफ निकल कर आती है कि ये ब्लैक मनी का जो कानून है, ये एक एब्सोल्यूट कानून है। इसमें हम बहुत ज्यादा रिलीफ या बहुत ज्यादा एग्जेम्पशंस की उम्मीद ना करें। ये कंप्लायंस करने का मामला है और अपनी इनकम को पूरी तरह से डिस्क्लोज करने का मामला है। इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि सरकार इसमें बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन देने के मूड में मुझे नहीं नजर आती। मैंने ऐसी कुछ बातें अभी सुनी है जिससे ये पता लगता है कि ई वॉलेट्स में या और दूसरी चीजों को भी वो बैंक अकाउंट मान के जिस तरह से एक कंप्लायंस की ऑब्लिगेशन नॉर्मल टैक्स पेयर पर डाल रहे हैं, उससे बहुत क्लियर है कि इस विंडो का इस्तेमाल करने के समय हम सभी टैक्स पेयर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी हम इस्तेमाल करें और अपनी इनकम का डिस्क्लोजर जो अभी तक नहीं हो पाया है, उसको सरकार ने जिस भावना से ये कानून बनाया है उसी स्पिरिट को लेते हुए हम डिस्क्लोजर करें और इस लिमिटेड विंडो का इस्तेमाल करें। जी, तो बहुत शुक्रिया। यहाँ पर सुनील जैन साहब कह रहे हैं कि जो जिस तरह की उम्मीद थी सरकार की तरफ से, वहां पर कुछ बिंदु यहाँ आ चुके हैं और इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती कि सरकार और आगे आएगी और कुछ और बातों पर रिलीफ देने की कोशिश करेगी। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इसके दायरे में आते हैं, अगर वो यहाँ इस मौके का फायदा उठा के अपनी इनकम को डिस्क्लोज करते हैं तो शायद ये उनके लिए बेहतर रहेगा। इधर काले धन रखने वालों को वित्त मंत्री अरुण जेटली की सलाह साफ है, 30 सितंबर तक अपने ब्लैक मनी का ब्यौरा और फिर दे दीजिए और फिर चैन से रहिए। सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया से खास मुलाकात में जेटली ने कहा कि ये जो खास विंडो दिया गया है उसका फायदा लोगों को उठाना चाहिए, बाद में पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब दूसरे देशों से भी जानकारी लेना मुश्किल नहीं रह गया है। ब्लैक मनी ये महीना 30 दिन की डेडलाइन है, कैसे डिस्क्लोजर आ रहे हैं? अब हमने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी लोगों को दी है, कंप्लायंस विंडो दिया है कि हमने नया टैक्स लगाया है विदेशी धन जो आपने साधन रखे हुए हैं, जो आपने डिस्क्लोज नहीं किए थे। 30 सितंबर तक लोग उसका प्रयोग करें और 30 तक जो लोग प्रयोग करेंगे उनके ऊपर वो अपना टैक्स देंगे, उनका असेसमेंट होगा। सरकार उसमें बहुत ज्यादा छानबीन करने की आवश्यकता है, वो भी नहीं है। और जो आदमी डिस्क्लोज करके अपने पुरानी गलती को सुधारने की कोशिश करता है तो वो टैक्स देता है, इस कानून के तहत टैक्स देकर वो जा सकता है और चैन की नींद सो सकता है। आज परिस्थिति ये है कि जो इस विंडो का प्रयोग नहीं करेगा और जिसके बाहर साधन है, वो अपने लिए तकलीफ खरीद रहा है। ही इज बाइंग ट्रबल फॉर हिमसेल्फ। वित्त मंत्री की आवाज संपादक संजय पुगलिया से पूरी खास मुलाकात आप देख सकते हैं आज रात 11 बजे सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। और अब बात बाजार की। लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद आज फिर बाजार में रौनक लौटी है। सेंसेक्स और निफ्टी में 1% की तेजी रही। निफ्टी 7,800 के पार बंद हुआ। वहीं लगातार दबाव झेल रहे बैंक निफ्टी में आज 2% की शानदार बढ़त दर्ज की गई। बाजार का पूरा अपडेट अब दे रहे हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी। बाजार काफी ओवरसोल्ड थे और कल देर रात जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में शानदार रिकवरी आती हुई दिखी और आज हांगकांग और चीन के बाजार बंद थे तो बुरी खबरों का अभाव था। तो इन दोनों के चलते भारतीय बाजारों में एक मजबूत शुरुआत हुई, लेकिन जहां से शुरुआत हुई वहीं से बाजार ने बढ़त बनाई और आज अच्छी बात यह रही कि पूरे दिन भर बाजार ने बढ़त को बरकरार रखा और खासतौर से सेकंड हाफ जो कि जनरली ज्यादा कमजोरी भरा होता है, आप देखिए आज किस तरह से सेकंड हाफ में भी बाजार ने मजबूती को और बढ़ाया
और दिन के हाई पॉइंट के नजदीक जाकर बंद होने में कामयाब रहे। सेंचुरी मारी निफ्टी ने और आप देख सकते हैं 1.25 से 1.5% तक की तेजी दिग्गजों में बनती हुई दिखी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी पीछे नहीं थे। यहां पर भी अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी, 1% से ज्यादा की। इनफैक्ट स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा बेहतर मजबूती नजर आई और तेजी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। यही वजह थी कि बढ़ने वाले शेयर ज्यादा थे आज कमजोर शेयरों के मुकाबले में, और वॉल्यूम्स भी 1050 शेयर मजबूती के साथ बंद हुए और वॉल्यूम्स आप देखें तो लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास के ये रुझान आज का बनता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी में देखिए वहां पर भी आज तेजी आती हुई दिखी और इनफैक्ट निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन यहां से हुआ, गिरने में भी आगे तो आज बढ़ने में भी आगे 2% के गेंस। रियल एस्टेट शेयरों में जो कि ज्यादा हाई बीटा माना जाते हैं, सुबह से ही अच्छी मजबूती थी। डीएलएफ, आईबुल रियल और एचडीएल जैसे ट्रेडर्स के पसंदीदा काउंटर्स आप देखिए 5 से 10% चढ़े। वहीं पीटे हुए मेटल शेयरों में भी अच्छी खरीदारी लौटती दिखी। टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे शेयरों में तेज खरीदारी होती नजर आई। कैपिटल गुड्स, भेल, एलएनटी जैसे दिग्गजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। वाटेक वाबा को एक ऑर्डर मिलने की खबर के बाद यहां पर भी 5% की तेजी बनी। प्राइवेट बैंक्स आज बेहद मजबूत थे। एक्सिस, कोटक, इंडसइंड और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गजों से निफ्टी को काफी सहारा मिला। वहीं पावर शेयरों में टाटा पावर तो मजबूत था ही, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और अदानी पावर जैसे मिड कैप शेयर भी अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। ऑटो शेयरों की रफ्तार भी जबरदस्त थी। टाटा मोटर्स डीवीआर, मारुति, बजाज ऑटो जैसे शेयरों में एक अच्छी खरीदारी आज देखने को मिली। वहीं ऑयल एंड गैस दिग्गजों ने भी आज सहारा दिया निफ्टी को ऊपर चढ़ने में। खासतौर से कैन इंडिया का जिक्र करना होगा, 6% ऊपर निफ्टी पर टॉप गेनर ये शेयर आज था। सीमेंट शेयरों में अच्छी मजबूती दिखी। अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक जैसे दिग्गजों में आप देखिए एक बड़ी खरीदारी होती दिखी। इनके अलावा निफ्टी पर जो मजबूत शेयर थे उनमें एचडीएफसी लिमिटेड, यहां पर बड़ी तेजी बनी, 4% से ज्यादा की। बैंक ऑफ बड़ौदा, एशियन पेंट्स, एनएमडीसी जैसे दिग्गजों ने निफ्टी की बढ़त को और मजबूत किया आज के सेशन में। जाने माने निवेशक जिम रॉजर्स भारतीय बाजार से अपना निवेश निकाल रहे हैं। उनके मुताबिक उन्हें मोदी सरकार से काफी उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदें हकीकत नहीं बन पा रही है, इसलिए वो भारतीय बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। एक और कमोडिटी गुरु, दिग्गज निवेश गुरु मार्क फाबर ने भी भारतीय इकोनॉमी को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। I have sold most markets in the world because I expect problems in the world. And you're right. I have usually been skeptical, often been skeptical of the India. I have owned shares at times. I did buy shares when it was clear that Mr. Modi was going to win the election because I expected great things. I sold because nothing happened. It would be a mistake to assume that in an environment of global liquidity tightening, India would not be affected. It will also be affected. And it will also be affected from the Chinese economy, not because of its exports to China, but when the Chinese economy weakens, it weakens all the resource producers of the world. जानकार जिम रॉजर्स ने भारत से निवेश निकालने के फैसले को बहुत अहमियत नहीं दे रही हैं। कोटक महिंद्रा के एमडी और सीईओ नीलेश शाह ने सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अभी यह साफ नहीं कि जिम रॉजर्स ने भारत में कितना और कहां पैसा लगाया था। जितने मुंह है उतनी बातें होती हैं। अब हम हर किसी को क्यों सुने? जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया में, कैसे उन्होंने स्टॉक लिए थे, कैसे बेचे, कैसे पैसे बनाए। मतलब वो अमेरिकी मार्केट में शायद एक्सपर्ट होंगे, बट क्या वो इंडियन मार्केट में भी उतने ही एक्सपर्ट है, हमें क्या पता। उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हमारी तरह पब्लिक मार्केट में तो अवेलेबल है नहीं। लोगों को समझ में आ रहा है कि वॉलेटिलिटी मार्केट में आती रहती है, और अगर बाहर के रीजनों से अपने मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो उस करेक्शन का फायदा उठाना चाहिए। और ये जो एसआईपी से निवेश हो रहा है वो बहुत ही अच्छा है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के डायरेक्टर अभय आयमा का कहना है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में काफी दम है और देश में रिकवरी के रास्ते हैं, इसलिए बाजार की गिरावट निवेश का सबसे सही मौका है। As far as India is concerned, 1 year or 2 year view, my view has not changed in spite of what the current turmoil है. At best, at worst, what had happened was थोड़ा ओवर वैल्यूएशन हो गई थी, थोड़ी एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हो गई थी सरकार से, तो वो तो टेम्पर डाउन हो गई है और वो करेक्शन आ गया है. तो हैविंग दैट एंड रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, लेट मी टेल यू, इज फंक्शनिंग प्रिटी डिसेंटली. नॉट मे बी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ओवरनाइट ये जादू हो जाएगा, बट वो एक हद तक टेम्पर डाउन हो गया है. बट द इकोनॉमी इज ऑन अ वेरी नाइस रिकवरी पाथ. China slowdown, whether it is 7% official number which is there, whether it is 5% in reality or 3%, how does it really matter as far as India is concerned? So yes, there is a slowdown.
it has repercussions on a lot of commodities which China has traditionally consumed. But we are seeing a lot of problems over there. Anyway, you have seen, commodity prices come off quite sharply over the last few months. Also, crude prices have come off. As far as India is concerned, some of these things actually benefit India, especially in lower crude prices definitely benefit India in a big way. Every dollar per barrel is essentially a saving of $1 billion as far as the economy is concerned. लिक्विडिटी काफी रहेगी दुनिया में, तो लिक्विडिटी विल कीप चेजिंग कि कहां पे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस हो, तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस इंडिया दे सकता है। एब्सोल्यूट रिटर्न्स हो सकता है म्यूटेड रहे, तो चाइना से जो चिंता है उसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर ये एक ऐसी स्थिति है जिसकी अटकल लगाना भी मुश्किल है कि क्या होगा, तो इसलिए कॉशियसली करना जरूरी है, अच्छे क्वालिटी में रहना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके पास लिक्विडिटी भी हो और अगर कुछ मार्केट करेक्शन आए तो आपको घबराहट ना हो। और टाटा सन्स लोगो टैक्स विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, क्या है पूरा मामला, देखिए इस ब्रेक के बाद। बाजार में जोरदार गिरावट का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया भर में ऐसा माना जा रहा है कि शमिता की वजह से बाजार एक बार फिर खतरे की ओर बढ़ रहा है। तो क्या है ये शमिता और आप क्यों रहे इससे सावधान बताने के लिए आप हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी। नीरज, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये शमिता क्या है। देखिए, एक शब्द है शमिता जिससे इस समय पूरी दुनिया में डर फैल गया है। जितने भी तरीके के ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, मार्केट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, वो इस शब्द को लेकर के बातचीत कर रहे हैं और उससे इनको डर लग रहा है। क्यों लग रहा है मैं आपको बताता हूं। शमिता एक्चुअल में यहूदियों का एक वर्ष होता है ये, जो हर 7 साल में 1 साल इनका आता है, जिसको नल पीरियड आप कह सकते हैं कि उस वर्ष में ये लोग, जैसे हिंदुस्तान में हिंदुओं में है कि श्राद्ध का एक पीरियड होता है, उस समय कोई नई बाइंग नहीं करते, कोई नई चीज इस्तेमाल नहीं करते, वैसे ही जो इनका जो शमिता वर्ष होता है यहूदियों का, उस साल में ये लोग कोई इन्वेस्टमेंट या कोई चीज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि बाजार से रिलेटेड कोई नया इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे, कोई परचेज भी नहीं करेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट पहले से है उसको विड्रॉ करते हैं, उसको रिडीम करते हैं। इसलिए हमेशा से ये साल मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए बड़ा खराब रहा है। ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली फैक्ट के साथ इसको देखा गया। इसलिए शमिता को लेकर के पूरी दुनिया में इस समय डर है। वहां खेती नहीं होती, कटाई बुआई नहीं होती, खेतों को खाली छोड़ दिया जाता है। ये है शमिता और ये यहूदियों का है, जो 7 साल में एक बार आता है। जो डेट आपने पूछा वो पिछले साल 25 सितंबर 2014 से शुरू हुआ था और इस साल 13 सितंबर 2015 को शमिता वर्ष कंप्लीट होगा। तो बाजार से शमिता को इतना डर क्यों लग रहा है नीरज? आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो इंपॉर्टेंट है कि 13 सितंबर को शायद इतना बड़ा झटका लग सकता है कि उसकी रिकवरी में, उसको पूरा करने में बहुत ज्यादा वक्त लगे। इसलिए इसमें बड़ी चिंता जताई जा रही है, क्योंकि जो शमिता है उसका डर इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उस दिन बड़ी मार्केट में क्रैश हो सकती है, इकोनॉमी में बहुत दिक्कत हो सकती है। सिम्टम्स आप पहले से देख रहे हैं। चाइना में क्या चल रहा है, फेड रेट बढ़ाने की कगार पे है। 17 सितंबर को उनकी बैठक में ये फैसला लिया जाना है, इसलिए इसको है। और डर क्यों है, हिस्टोरिकली आप देखिए तो 29 सितंबर 2008 को जो शमिता वर्ष था और ये तारीख थी जिस दिन वो खत्म हो रहा था, उस दिन सबसे बड़ी गिरावट अमेरिकी बाजार में आई थी, जब डाउ जोन्स 850 पॉइंट गिरा था। इससे पहले के भी अगर आप वर्षों को देखेंगे तो 2001 में था, 2008 में था, उससे और आप पीछे अगर चले जाएं तो आपको 1966 में भी वही डर दिखेगा, 1973 में हुआ था, फिर 94 में हुआ। तो हर 7वें साल में आप पीछे की हिस्ट्री उठा के देखेंगे। देखिए 1966 में वियतनाम युद्ध हुआ था, वो एक बहाना हो सकता है, बड़ी गिरावट आई थी। फिर 1973 को जब आप देखेंगे तो उस दिन भी मार्केट में बड़ी गिरावट आई, आर्थिक मंदी हुई और अरब इजराइल के बीच में एक युद्ध हुआ था जो उसका कारण बताया गया। 1987 में आप देखिए ब्लैक मंडे था, बड़ी गिरावट आई थी। 19 अक्टूबर को जो शमिता वर्ष था, बॉन्ड मार्केट पूरी तरीके से गिर गया था, रूस और चेचनिया का युद्ध उसका कारण बना था। 2001 में सबको मालूम है कि एक बहुत खराब दिन अमेरिका के लिए था, 9/11 जैसी घटना हुई थी, उसके बाद मार्केट में क्रैश हुआ था। 2008 की बिकवाली, ये गिरावट आज तक हम भूले नहीं है। और 2008 में आप 7 साल जोड़िए तो 2015 होता है और 13 सितंबर की तारीख कुछ ही दिन पीछे है।
जी नीरज, शुक्रिया। अब यहाँ बात करते हैं अब मानसून की, क्योंकि मानसून की बेहद खराब तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। अगस्त तक पूरे देश में सामान्य से 12% तक बारिश के बाद सितंबर का महीना और भी खराब रह सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने आशंका जताई कि इस महीने अल नीनो और भी मजबूत हो सकता है। ऐसे में सीजन के पहले के अनुमान से भी कम बारिश की आशंका यहां लग रही है, लेकिन फिर भी मौसम विभाग ने भरोसा दिलाया कि फिलहाल सूखे की चिंता नहीं करनी चाहिए। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक देश में 40% इलाकों में सामान्य से कम बारिश हुई है, जबकि बाकी इलाकों में सामान्य या इससे ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन अगर पूरे देश में के मैप पर नजर डालें तो दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में स्थिति ज्यादा खराब है। इन इलाकों में 26 से 44% तक बारिश कम है। वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में सामान्य से करीब 50% तक कम बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी स्थिति खराब है और पंजाब और हरियाणा में भी करीब 35% तक कम बारिश है। ऐसे में पिछले 6 साल में इस साल सबसे कम बारिश होने का अनुमान है। सितंबर इज वन ऑफ द मंथ मेनली इम्पैक्टेड बाय एल निनो एंड हमने भी फोरकास्ट भी दिया था 84% फॉर द सेकंड हाफ, अगस्त प्लस सितंबर। तो जो ट्रेंड है एज बी एक्सपेक्टेड वही देख, तो इसलिए मुझे लगता है एक्सेप्ट बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी एरिया लाइक महाराष्ट्र और कर्नाटका और तेलंगाना ये एरिया में, एक्सेप्ट ये छोड़ के मोस्ट ऑफ द एरियाज में ये जो डेफिशिएंट मानसून का असर कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली देयर विल बी सम इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, बट इट हैज बीन रिड्यूस्ड, इम्पैक्ट हैज बीन रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ जो मिटिगेशन। और टाटा सन्स के लिए उसका लोगो मुसीबत बन गया है। महाराष्ट्र के सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी से 300 करोड़ रुपए ये कहते हुए मांगे हैं कि ग्रुप की सभी कंपनियां भी इस लोगो का इस्तेमाल कर रही है। और तो और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस बात को सही ठहराया है। इस मामले पर और जानकारी के साथ अब हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी अश्मित कुमार। अश्मित, अपने ही लोगों के इस्तेमाल के लिए टाटा से 300 करोड़ रुपए क्यों मांगे जा रहे हैं? जी, काफी कंटेंजियस इशू रहा है ये टैक्सिंग ऑफ इंटेंजिबल्स कहा जाता है ऐसी ट्रांजैक्शंस को। एसेंशली यहाँ पे जो स्टोरी वो ये है, यहाँ सवाल जो उठाया गया है वो कि जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं राइट अपने लोगो कंपनी को लोगो यूज करने का, और जब ये ट्रांसफर ग्रुप के अंदर ही किया जा रहा है, क्या इसको सेल ऑफ गुड्स कहा जा सकता है? इसका जवाब येस रहा है महाराष्ट्र सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और इसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 300 करोड़ रुपए की सेल्स टैक्स डिमांड थोप दी है टाटा सन्स पे। इसकी स्टोरी शुरू होती है 1998 पे। टाटा सन्स ने एक अग्रीमेंट में एंटर किया अपने ग्रुप कंपनी से। इस अग्रीमेंट के अंतर्गत इन कंपनीज को राइट मिला था इस लोगो को यूज करने का, और इन टर्न इन्होंने रॉयल्टी पेमेंट्स देनी थी टाटा सन्स को। यहां पे इस ट्रांजैक्शन को काफी कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है, पर इस ट्रांजैक्शन को महाराष्ट्र सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने सेल ऑफ गुड्स की तरह करार दिया, और इसके अंतर्गत उनको सेल्स टैक्स की डिमांड भी मार पड़ी। इस डिसीजन को चैलेंज किया गया था टाटा सन्स द्वारा अपीलेट अथॉरिटी में, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने। लेकिन इन दोनों स्टेजेस पे दोनों कोर्ट्स का यही मानना था कि यहां पे एक लेजिटिमेट केस है सेल्स टैक्स का, इसको इंटेंजिबल माना जाएगा, पर इंटेंजिबल भी सेल ऑफ गुड्स के अंदर आ सकता है और इस पे सेल्स टैक्स लागू होगा। ये डिसीजन था हाई कोर्ट का। इसके बाद महाराष्ट्र सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर भी निकाला था जुलाई के महीने में, जहां पे उन्होंने ये अगेन अपना पोजीशन रीअफर्म किया था कि ऐसा सेल्स टैक्स लगाया जाएगा, वैट लगाया जाएगा ऐसे मुद्दों पे जहां पे ऐसे ट्रांसफर ऑफ इंटेंजिबल्स हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज इंटेंजिबल्स टू बी वेरी स्पेसिफिक। नाउ इस मद्देनजर रखते हुए टाटा सन्स ने अब एक अपील जारी की है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को 11 सितंबर को सुनवाई देगा, और तब काफी लोग काफी केयरफुली वॉच कर रहे हैं। हमने काफी एक्सपर्ट्स और वकीलों से बात की, उनका यही मानना है कि इस इशू का काफी वाइड स्प्रेड इंपैक्ट होगा। टाटा के ग्रुप की तरह ऐसे काफी और ग्रुप हैं जो सिमिलर मॉडल्स यूज करते हैं अपने लोगोज के लिए, तो क्लियरली एक ऐसा लैंडमार्क इशू रहेगा ये, जिसका पूरा इंपैक्ट पड़ेगा पूरे ही सेक्टर पे, पूरे ही इंडिया इंक पे, इस इशू पे। सो सितंबर 11 वो डेट रहेगी जहां पे हमें केयरफुली सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस देखने पड़ेंगे। बैक टू यू। शुक्रिया अश्मित सारे डिटेल्स के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मैट को लेकर चल रहे विवादों पर सरकार ने लगाया फुल स्टॉप। त्योहारी सीजन में रेलवे की क्या है खास तैयारियां? रेल राज्य मंत्री से सीएनबीसी आवास की खास बातचीत देखिए आगे।
सीबीडीटी ने मैट मामले पर फुल स्टॉप लगा दिया है। सीबीडीटी ने अधिकारियों को सर्कुलर जारी करके एफआईआर पर मैट रिकवरी को लेकर चल रहे मामलों में कार्रवाई रोकने को कहा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एपी शाह कमेटी की सिफारिशें मंजूर करते हुए मंगलवार को इस बात के संकेत दिए थे। एपी शाह कमेटी ने 1 अप्रैल 2015 से पहले मैट न लगाने की सिफारिश की थी। सीबीडीटी के सर्कुलर में कहा गया कि सरकार इसके लिए कानून में भी बदलाव करेगी। वित्त राज्य मंत्री का कहना है कि एपी शाह के पैनल के द्वारा प्रस्तावित किए गए संशोधन अगले संसद सत्र में सदन में लाए जाएंगे। The MAT issue, as you know, the retrospective aspect of it was sub judice, and so it was very important to get appropriate legal interpretation, which we have now got, and now we are obviously in a position to issue the circular and put the MAT issue to rest. इस फेस्टिवल सीजन के लिए रेल मंत्रालय ने कमर कस ली है। दशहरा, दिवाली और छठ के लिए मंत्रालय स्पेशल ट्रेनों के अलावा पहली बार क्लोन ट्रेन्स भी चलाएगा। खास बात यह है कि क्लोन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए आपसे अतिरिक्त किराया भी नहीं वसूला जाएगा। रेलवे की फेस्टिव प्लान पर रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता दीपाली नंदा ने। सर, फेस्टिव सीजन को लेकर हमेशा रेल मंत्रालय की तरफ से खास तैयारी की जाती है। इस बार किस तरह की तैयारी है ताकि जो ज्यादातर जो रश इस 2 से 3 महीनों में देखने को मिलता है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके? अभी दशहरा, दीपावली और छठ के लिए विशेष तैयारी का प्रबंध किया गया है। पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एक तो ट्रेनों की संख्या बढ़ाना और दूसरा जो पॉपुलर ट्रेन हैं खासतौर से ईस्टर्न यूपी और बिहार की दीपावली और छठ के समय की, उनको ये हुआ कि क्लोन ट्रेन हम चलाएंगे और लगभग 130 ट्रेन चलाने का निर्णय हुआ है। जरूरत पड़ी तो और बढ़ाएंगे भी। उसमें से काफी पहले से हम अनाउंस कर देंगे, इसका प्रचार प्रसार भी भारी मात्रा में करेंगे। तो 25% गाड़ियां अभी अनाउंस करेंगे कि हम कब तक इनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी? ये 3-4 दिन में नॉर्दर्न रेलवे के लोग बता देंगे। तो 25% पहले करेंगे, फिर 25% करेंगे। जरूरत के हिसाब से मैं समझता हूं कि 60% तक ट्रेन हम पहले अनाउंस कर देंगे। 30-40% रिजर्व में रखेंगे ताकि अंतिम समय में भीड़ को नियंत्रित कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते हवाई किराए पर चिंता जताने के बाद विमानन मंत्रालय भी हरकत में आ गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 15 सितंबर को विमानन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस के सीईओज के साथ एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में महंगे हवाई किराए को काबू करने के लिए कैप लगाए जाने पर बातचीत मुमकिन है। यानी विमानन मंत्रालय की तरफ से ये सुझाव दिया जा सकता है कि एक तय सीमा के बाद किराए नहीं बढ़ेंगे। साथ ही आए दिन एयरलाइंस की ओर से निकाले जा रहे ₹1 जैसे ऑफर्स पर भी ऐतराज जताया जा सकता है। और महागठबंधन की खुल गई गांठ, आखिर क्यों पड़ी दरार? साथ ही खास मेहमानों के साथ बात करेंगे महागठबंधन के बनते बिगड़ते समीकरणों पर। बिहार में महागठबंधन में टूट हो गई है। सिर्फ 5 सीटें मिलने से नाराज चल रही समाजवादी पार्टी अब अकेले चुनाव लड़ेगी। बिहार में महागठबंधन में टूट पड़ गई है। सिर्फ 5 सीटें मिलने से मुलायम सिंह यादव नाराज हैं और अब उनकी समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि वो अकेले ही चुनाव में उतरेगी। बैठक के बाद पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बिहार में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और जितनी सीटें उन्हें दी जा रही हैं उससे ज्यादा वो जीत कर दिखाएंगे। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुटता पर उन्होंने कहा कि दरअसल धर्मनिरपेक्ष दलों में ही अब फूट पड़ चुकी है। तो आज के पार्लियामेंट्री बोर्ड में केवल यही एक फैसला हुआ कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे बिहार में। वहां के बड़े घटक दल हैं, उनका ये कर्तव्य बनता था कि सीटों पर फैसला करने से पहले पार्टी के विभिन्न पार्टियों से बात करते। जब समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है तो जनता परिवार में कहा जाती है समाजवादी परिवार है, समाजवादियों के साथ है।
इधर लालू प्रसाद यादव ने उम्मीद जताई कि सारी धर्मनिरपेक्ष शक्तियां मिलकर बिहार का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सारे विश्व की नजर बिहार के चुनावों पर है और मुलायम सिंह यादव का गठबंधन में रहना बेहद जरूरी है। लालू यादव ने यह भी कहा कि उन्हें मनाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी हम लोग के अभिभावक हैं और उससे बढ़ के मेरे रिश्तेदार हैं। किन्हीं कारणों से उनको नाराजगी हुई होगी तो लगातार हमारा कोशिश नीतीश जी का रहेगा कि देश पर संकट है, सारी दुनिया का निगाह बिहार के चुनाव पर है। बिहार का चुनाव नहीं, भारत का चुनाव है। तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को इकट्ठा होकर उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग इकट्ठे हुए, इसलिए टाइम ठीक नहीं है और कोई नाराजगी होगी तो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। वहीं जेडीयू ने समाजवादी पार्टी के महागठबंधन से अलग होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी से बात की जाएगी और कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। ऐसा मैंने कहा कि इसके विस्तार में मैं जाऊंगा तो गठबंधन को नुकसान होगा। हम लोगों के बहुत पुराने साथी हैं भाई मुलायम सिंह जी, तो मेरी उनसे बात होनी है। एक बार हुई है फिर मैं करूंगा, लेकिन इतना पक्का और मुकम्मल कहता हूं कि इस मामले को हम सलटाएंगे और सुलझा लेंगे। बिहार में महागठबंधन टूटने पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी ने कहा कि इस तरह के अवसरवादी गठबंधन का यही हाल होना था। तथाकथित महागठबंधन के महानायक का स्वयं इस गठबंधन से अलग हो जाना ये दर्शाता है कि यह कितने हल्के आधार पर विशुद्ध अवसरवाद पर नकारात्मक प्रतिक्रिया में बना हुआ गठबंधन था और ये जो कुछ हुआ है ये सहज और स्वाभाविक है। इसकी परिणति इसी प्रकार से होनी थी। तो जनता परिवार के बिखरने का बिहार चुनाव पर कैसा असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जेडीयू नेता अली अनवर और समाजवादी पार्टी के बिहार प्रेसिडेंट रामचंद्र सिंह यादव। स्वागत है आप दोनों का। रामचंद्र जी, ऐसा यू टर्न क्यों लगाया गया है? क्योंकि ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी का बिहार में बहुत बड़ा प्रेजेंस हो या बहुत सारे एमएलए एमपी हो, क्या ये कोशिश है बीजेपी के नजदीक जाने की? देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद करूं। समाजवादी पार्टी का आधार या जनाधार के जहां तक रही सवाल, समाजवादी पार्टी बिहार के अंदर 1992 से है और 92 से लेकर के आज तक 3% से लेकर के 7% तक वोट आते रहे हैं। 95 में आपको हमारे 3 विधायक, 2000 में 4 विधायक, 2005 में 5 विधायक, 2005 के 6 महीना बाद के चुनाव में 5 विधायक, 27 जगह पर आपको सेकेंड, 29 जगह पर थर्ड। समाजवादी पार्टी अपने दम पर, अपने बुनियाद पर जिस बेस वोट का राजनीति मतलब माननीय लालू जी करते हैं, उसी बेस वोट से हम आते हैं और माननीय लालू जी के रहते हुए अपने दम खम के बल पर अकेले चल करके समाजवादी पार्टी हमेशा रही है। और समाजवादी पार्टी बिहार के अंदर जो यह निर्णय हुआ, अपमान और तिरस्कृत मुद्दों को लेकर के हुआ, सीटों के शेयरिंग के मामला को लेकर नहीं हुआ। माननीय नीतीश जी को बड़े आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ हमारे नेता ने महागठबंधन का नेता मनोनीत किया था, परंतु मैं जो समझता हूं और बिहार सपा इकाई ने महसूस किया कि हमारे नेता का अपमान, पार्टी का अपमान, पार्टी के झंडा बैनर नहीं लगाना, नेता का तस्वीर नहीं लगाना। कैसे हुआ है? आपने 27 मांगे, फिर 12 कहे, फिर कह रहे हैं कि 5 दिए, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि आपकी लीडरशिप में ही जनता परिवार बना है, तो इस चुनाव से, इस गठबंधन से निकलकर क्या आप पूरे जनता परिवार के आइडिया को खत्म नहीं कर रहे हैं? देखिए, जनता परिवार का आइडिया का या जनता परिवार के मुद्दों का हम लोग समर्थक हैं। समाजवादी पार्टी हर हमेशा चाहती थी, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने गैर सांप्रदायिक दलों को एकजुट करके घटक दल के रूप में माननीय लालू जी, तो फिर यादव साहब अलग क्यों हो रहे हैं? फिर अलग होने की क्या? सारी बातें आपने पहले भी कही, तो फिर अलग होने का कारण क्या है? आपको सीटों में भी दिक्कत नहीं है, कोई और भी दिक्कत नहीं? अलग होने का स्पष्ट कारण है
कि माननीय नेताजी ने जिस आशा उम्मीद विश्वास के साथ महागठबंधन के नेता माननीय नीतीश जी को बनाया, माननीय नीतीश जी के नाव जब बीच मझधार में डूब रही थी, मांझी जी लेकर डुबा रहे थे, उस समय हमारे नेता ने सारथी बन करके बचाया और उस उम्मीद पर माननीय नीतीश जी खर्रा में उतरे। संवादहीनता हमेशा बनी रही और संवादहीनता के साथ साथ जिस व्यवस्था अनवर साहब को इसका जवाब देने दीजिए, के साथ उन्होंने अनवर साहब को इसका जवाब देने दीजिए। आपने किस तरह से इंसल्ट की है और इस सिचुएशन को कैसे बचाएंगे, क्योंकि पूरा जो एक आइडिया है जनता परिवार का, मुलायम जी के निकलने से ऐसा लग रहा है कि अवसरवादी एक गुट बना हुआ है और जिसको जब सूट नहीं करेगा वो निकल जाएंगे। नहीं तमन्ना जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए 30 तारीख को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की तरफ से रैली थी और उसमें माननीय मुलायम सिंह जी के दूत के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में कहिए, उनके अनुज और कैबिनेट के वरिष्ठतम सदस्य माननीय शिवपाल यादव जी उसमें आए थे। ये रामचंद्र बाबू भी थे मंच पर हम लोगों के साथ और वहां माननीय शिवपाल जी ने ये कहा कि नेताजी ने, यानी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनको ये पैगाम लेकर के भेजा है कि बिहार में बीजेपी को धूल चटाना है, सांप्रदायिक ताकतों के साथ लड़ाई करते हुए। और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो उस समय तक सीटों का आप याद करें कि सीटों का ये सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन आपको लगता है कि कहीं इसके पीछे बीजेपी के नजदीक जाने की एक कोशिश है, भले ही वो अब कहीं तो नहीं जा सकती खुलकर? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। माननीय मुलायम सिंह जी बहुत सधे हुए और बहुत ही कहिए अग्रगणी नेता हैं देश के। ये सिर्फ बिहार ही का गठबंधन तो फिर इस तरह से जाने का क्या मतलब हुआ? क्योंकि एक बात तय है, वो जिस तरीके से आज हट गए हैं, आपके जो जनता परिवार है उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। नहीं, देखिए ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद यादव जी उनसे मिले हैं, बातचीत चल रही है, माननीय लालू यादव जी भी उनसे मिलने वाले हैं, हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी बातचीत होगी। संभव है जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हो, उन लोगों की बात हो रही हो, तो ये मनाने की कोशिश चल रही है। लेकिन रामचंद्र जी, एक संदेश तो साफ तौर पर चला गया है कि जनता परिवार के जो अलग अलग सदस्य हैं वो साथ में कब तक रहेंगे ये कोई नहीं कह सकता। किसको कब निकलना है ये भी कोई नहीं कह सकता। किसका मूड कब बदले ये तय नहीं है। तो किस तरह के प्रोपोजिशन के साथ आप एक दल बना रहे हैं? देखिए तमन्ना जी, मामला जो अनवर साहब ने कहा सही मायने में माननीय नेताजी कृत संकल्पित है सांप्रदायिक दलों को रोकने के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, परंतु इस तरह के अपमान और तिरस्कार माननीय नीतीश जी को नेता चयन करने के बाद दिल्ली में माननीय नीतीश जी 7 बार गए, एक बार भी, और नेताजी हमारे वहां मौजूद रहे, एक बार भी मुलाकात नहीं की। मैं 4 दिन तक लगातार उनके नाक के नीचे अनशन पर बैठा था, सिर्फ मान सम्मान स्वाभिमान को लेकर के। हम कोई मतलब सीटों के शेयरिंग को लेकर के नहीं थे। ये बातें स्पष्ट थी कि चुनाव के बाद सभी लोग एक साथ होंगे, विलय होगी, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है, मगर इस तरह से अपमानित करके नेता से कोई बात नहीं, कोई संवाद नहीं। आपके नाक के नीचे मैं आपका एक सिपाही हूं जनता परिवार का, अगर आप कहते हैं तो 4 दिनों तक लगातार मैं अनशन पर बैठा रहा सम्मान के सवाल को लेकर के। आपने एक दिन भी ये नहीं किया। अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं नीतीश जी। पूरा जो चुनाव देखिए माननीय जी अली अनवर, बस इसका जवाब माननीय नीतीश जी को देखिए तमन्ना जी, बात ऐसी है, कोई अपमान वगैरह की बात नहीं है। हमको लगता है कि कम्युनिकेशन गैप जरूर हुआ है, तो उसको करेक्ट कर लिया जाएगा
वो सारी चीजें पाइपलाइन में है, बातचीत चल रही है। हम लोग आशावादी हैं, इंसान को आशावादी होना चाहिए। ये गठबंधन जो है समय की मांग है, पूरा देश चाहता है, पूरे देश की निगाह बिहार पर लगी लेकिन इस गठबंधन में जो बड़ी दरार है वो तो खुलकर सामने आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और कम्युनिकेशन गैप जी कम्युनिकेशन गैप की तमन्ना, मुझे लगता है जब बात होती है, जब आपके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है तो आप कह देते हैं कि कम्युनिकेशन गैप नहीं। यहाँ पर कोई डील पे बात जरूर हो रही है, क्योंकि आप देखिए किस तरह का रिस्पांस रहा है। लालू जी ने भी कहा कि उनसे बात कर ली जाएगी। क्या ये एक चेतावनी थी या वाकई जो अपने रिश्ते हैं बीजेपी के साथ, केंद्र सरकार के साथ मुलायम जी सुधार रहे हैं, ये देखना होगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे राज्य चुनेंगे अब स्मार्ट सिटीज के नाम। राज्यों के लिए अपने शहरों को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल कराना आसान काम नहीं होगा। पहले चरण के तहत कड़े कंपटीशन के जरिए कुल 20 शहरों को चुना जाएगा। स्मार्ट सिटी के लिए सिलेक्ट होने की इस प्रक्रिया में पास होने के लिए शहरों को क्या खास तैयारी करनी होगी, अब बता रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। स्मार्ट सिटी में शामिल होने के लिए शहरों के बीच असली मुकाबला अब शुरू होने वाला है। 20 स्मार्ट सिटीज की पहली फहरिस्त में शामिल होना शहरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगले 3 महीने के अंदर अच्छे कंसल्टेंट की मदद से इन शहरों को अपनी दावेदारी का प्रपोजल विकास मंत्रालय में जमा करना होगा। ये प्रपोजल कैसे तैयार किया जाए और किन चीजों का ख्याल रखा जाए, इसकी जानकारी देने के लिए गुरुवार को दिल्ली में 40 शहरों के मेयर और म्यूनिसिपल कमिश्नरों ने एक साथ वर्कशॉप आयोजित की। स्मार्ट सिटी के सिलेक्शन के लिए 100 नंबर का स्कोरिंग क्राइटेरिया तैयार किया गया है। इसमें पिछले 3 वित्त वर्ष में कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया, राजस्व का कितना हिस्सा बुनियादी सुविधाओं पर खर्च किया गया, JNURM के तहत शहरों को मिले प्रोजेक्ट्स पर कितना काम हुआ समेत कई बातें मापदंड के तौर पर रखी गई हैं। हर मापदंड के लिए अलग अलग नंबर तय किए गए हैं और इसकी ग्रेडिंग खुद उन शहरों को ही करनी होगी। फाइनल प्रोजेक्ट प्लान तैयार करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय की ओर से 2 करोड़ रुपए का फंड सभी 98 राज्यों को रिलीज कर दिया गया है। ऑलरेडी मैंने हर एक शहर के लिए 2 करोड़ रुपया सैंक्शन ऑर्डर आज रिलीज किया है और इसको लेकर वो लोग वहाँ लोकल जो कंसल्टेंट्स है उन लोगों से बातचीत करके आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए सभी स्टेट्स को आज ही रिलीज ऑर्डर हम जारी कर रहे हैं। दिल्ली में आयोजित वर्कशॉप में मंत्रालय ने सोशल मीडिया की मदद लेने और हर प्रस्ताव पर पब्लिक की राय लेने पर जोर दिया है। सभी 40 शहरों से आए मेयर और म्यूनिसिपल कमिश्नरों ने शहरी विकास मंत्रालय को तय वक्त पर प्रपोजल जमा करने का भरोसा भी दिया है। बिल्कुल, ये पहला एक्सपीरियंस ऐसा मिल रहा है हम लोगों को जिसमें हमारे शहर को स्मार्ट बनाया जाएगा और ये तकनीक बताई जा रही है कि आप किस तरह से प्रपोजल बना सकते हैं और टीमों को हायर कर सकते हैं और हायर करके अपने शहर के लिए क्या बेहतर सुविधा और क्या बेहतर तरीके से स्मार्ट अपने शहर को बना सकते हैं। बरेली की पूरी तैयारी है। वी स्टैंड एट 4th नंबर इन यूपी, सो वी विल डेफिनेटली सिलेक्टेड इन फर्स्ट 20s and definitely we are going to have a better city. दिल्ली के बाद हैदराबाद में भी 7 सितंबर को इसी तरह की वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। इन वर्कशॉप्स के जरिए सरकार की कोशिश है कि स्मार्ट सिटी से जुड़ी सभी जानकारी शहरों को दी जाए ताकि तय समय में इस मिशन को कामयाब बनाया जा सके। दीपाली नंदा, दिल्ली। सोलर पावर को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकारी सेक्टर को टैक्स में छूट समेत दूसरी रियायतें देने पर विचार कर रही है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार की नई नीति के तहत सोलर पावर से जुड़े इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर खास जोर दिया जाएगा। उद्योग मंत्रालय इस महीने के आखिर तक इस नीति का ऐलान करेगा। घर घर तक बिजली पहुंचाने के अपने वादे को पूरा करने में जुटी सरकार की उम्मीदें अब सूरज की गर्मी पर टिकी हैं। इसलिए सरकार हर वो रियायत देने को तैयार है जिससे सोलर पावर को बढ़ावा मिले। 2-3 हजार मेगावाट की क्षमता वाले बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए उद्योग मंत्रालय एक ठोस रणनीति तैयार करने में जुट गया है, जिसमें सोलर पावर के लिए जरूरी सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल्स बनाने वाली कंपनियों को टैक्स रियायतें देने की बात शामिल है। सोलर पावर पैनल बिछाने के लिए जगह आसानी से मुहैया हो सके, इसके भी ठोस इंतजाम किए जाएंगे।
इस नीति में ट्रांसमिशन लाइन मुहैया कराने में भी सोलर पावर को प्राथमिकता दी जा सकती है। सोलर पावर सेक्टर के लिए उद्योग मंत्रालय नीति बना रहा है और सूत्रों की माने तो इस नीति में सोलर पावर सेक्टर के चौतरफा विकास के लिए हर संभव कदम शामिल किए जाएंगे। इसको लेकर संबंधित मंत्रालय से सलाह मशविरा चल रहा है और इस महीने के आखिर तक इस नीति के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सरकार 2022 तक सोलर पावर उत्पादन की क्षमता 5 गुना बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट करना चाहती है। सरकार का मानना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने में प्रस्तावित नीति काफी मददगार साबित होगी। हालांकि कोयले और गैस से बनने वाली बिजली के खरीदार नहीं मिल रहे हैं, जबकि सरकार सोलर की महंगी बिजली पर फोकस कर रही है। ऐसे में सरकार की ये रियायतें इंडस्ट्री को कितनी लुभा पाएंगी, कहना मुश्किल है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। मर्सिडीज ने लॉन्च की अपनी सुपर लग्जरी कार AMG C63S। कितनी है कीमत और क्या है इसमें खास, देखिए इसमें क्या। ऑटो इंडस्ट्री भले ही अभी स्लो लेन में हो, लेकिन लग्जरी कार मार्केट की स्पीड कम नहीं हुई है। इसमें कस्टमर्स का इंटरेस्ट देखते हुए कंपनियां नए मॉडल लॉन्च करती जा रही है। मर्सिडीज ने आज अपनी नई कार AMG C63S भारतीय बाजारों में उतार दी है। इसकी कीमत 1 करोड़ 30 लाख रुपए। मर्सिडीज ने आज अपनी परफॉर्मेंस सीरीज में एक और कार लॉन्च कर दी है। इसका नाम है मर्सिडीज AMG C63S। ये कार C क्लास के प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन इसमें रेसिंग कार की तरह परफॉर्मेंस और पावर दोनों है। इस कार में 4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन है जो 503 bhp पावर जेनरेट करता है। जब इतनी पावर है तो जाहिर है कि रफ्तार भी शानदार ही है। AMG C63S महज 4 सेकंड्स में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर है। नई AMG C63S पहले के मुकाबले 32% ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है। C63 was anyway in the past the best-selling AMG model, more than 40,000 sold globally from the predecessor. And we believe with this beauty, we now have another more than attractive offer to the Indian market. It's, by the way, the 10th AMG model we launched in India. AMG C63S मर्सिडीज का इस साल का 11वां लॉन्च है। मर्सिडीज का टारगेट इस साल 15 कारें लॉन्च करने का है और कंपनी इस इरादे पर अब भी कायम है। यानी मर्सिडीज इस साल अभी 4 और मॉडल्स लॉन्च करने वाली है। माना जा रहा है कि कंपनी AMG GT स्पोर्ट्स कार और GLE भी भारत में उतार सकती है। कंपनी भारत को लेकर काफी अपबीट भी है। The choice, the variety, what is available for our AMG customers in India is a big one, and we are really happy with the success of AMG, and this new model, the C63S, will just take it forward. मर्सिडीज की नई AMG C63S का सीधा मुकाबला BMW की M3 से होगा। देश के कार मार्केट में लग्जरी कारों का हिस्सा सिर्फ 1.5% ही है, जो दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में करीब 8% है। इसलिए कंपनियों को यहाँ अच्छी ग्रोथ दिख रही है। इंडियन लग्जरी कार मार्केट में मर्सिडीज का कहना है इस वक्त वो मार्केट लीडर है और वो लगातार नए लॉन्चेस के साथ अपने ब्रांड पर फोकस बनाए रखना चाहते हैं। मुग्धा मिश्रा, CNBC आवाज। आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।